चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो डेटाबेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को करने से पहले जो डीबीएमएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कौन कौन सी एनोमलीज होती है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, टपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कितने टाइप की कीज होती है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ऑल्टरनेट की, इन सब के बारे में पहले जानकारी रख लीजिएगा। जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसकी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पहले अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर कीजिएगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट करना, वरना ये जो टॉपिक है आपका काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। आज ही की क्लास में हम देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, कैंडिडेट कीज से रिलेटेड किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को 3 पॉइंट्स में इसके डेफिनेशन को कवर किया गया है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिलेशनशिप among data elements in a record। भाई आपने एक डेटाबेस बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया, उसके अंदर आपने बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स भी होंगे, उन सभी एलिमेंट्स के बीच में क्या होगा, रिलेशन भी होगा। अब उस रिलेशन को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, जिससे कि क्या हो, वो जो नया रिलेशन बन के आए वो थोड़ा और आसान हो जाए और सिंपल हो जाए और समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, वो क्या कहलाती है, वो प्रोसेस कहलाती है नॉर्मलाइजेशन। समझ में आई इतनी बात? नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो रिलेशन है, मान लीजिए आपका एक्चुअल रिलेशन 10 एट्रीब्यूट्स के साथ बना हुआ है। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं भाई? तो अगर पहले इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, रिलेशनल मॉडल समझना पड़ेगा, तो उसकी क्लास देख लीजिएगा। अब 10 एट्रीब्यूट्स है, 10 एट्रीब्यूट्स है तो थोड़ा रिलेशन कॉम्प्लेक्स हो गया, तो भाई उस रिलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया, 10 एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया, कुछ कम एट्रीब्यूट्स में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, वो थोड़ा और सिंपलर हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। इतना समझ में आया? नॉर्मलाइजेशन में हम रिलेशन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों हुई, वाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन? तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत हुई जो प्रॉब्लम डेटाबेस में आती है, जो एनोमलीज, जिन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, एनोमलीज। एनोमलीज की क्लास भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये एनोमलीज जो होती है ना, इनको रिमूव करना, इस चीज के लिए, इन एनोमलीज को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की नीड, नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई। जो मेन एनोमलीज होती है, मेन प्रॉब्लम्स है, वो क्या है, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमली। इंसर्शन एनोमली का मतलब क्या हुआ कि when one cannot insert a new tuple into a relationship due to lack of data। delete anomaly क्या होती है, where the deletion of data results in the unintended loss of some other important data। और updation anomaly क्या कहती है कि when an update of a single data value requires multiple rows of data to be updated। इंसर्शन एनोमली कि आप भाई दूसरा कोई नया टपल इंसर्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू आ रहा है वहां पे। डिलीशन एनोमली क्या कहती है, आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया जिसकी वजह से कोई दूसरे डेटा पे उसका इफेक्ट हो गया। अपडेशन एनोमली क्या कहती है, आप एक सिंगल डेटा को अपडेट कर रहे हो और उसकी वजह से आपको और भी जितनी मल्टीपल रोज है वो भी क्या करनी है, अपडेट करनी पड़ेंगी। तो ये जो तीनों है ये क्या है, एनोमलीज है, ये नॉर्मलाइजेशन इनको रिमूव करती है। एनोमलीज को और अच्छे से देखने के लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है डीबीएमएस का, उसको एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब भाई सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि वो एनोमलीज को रिमूव करता है। एनोमलीज को रिमूव करेगा तो क्या क्या चीजें कम होगी, जो डीबीएमएस की डिसएडवांटेज है वो यहाँ पे उसके एडवांटेज बन जाते हैं। जैसे कि भाई ये डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज कर देता है, आपका पूरा डेटाबेस और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, डेटा कंसिस्टेंसी बन जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है हमारा डिजाइन, और एनफोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और डिसएडवांटेज क्या कहता है, डिसएडवांटेज कहता है कि हम किसी भी डेटाबेस को कब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको यूजर की नीड ना पता चल जाए। मतलब कि भाई आपको ये तो पता ही नहीं है कि यूजर को क्या चाहिए, तो आप वो डेटाबेस कैसे बनाओगे, डेटाबेस नहीं बनाओगे तो नॉर्मलाइज क्या करोगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही हो जाता है। सेकंड क्या कहता है कि द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स व्हेन नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन टू हायर नॉर्मल फॉर्म। मतलब वैसे तो जितनी हायर नॉर्मल फॉर्म में जाते जाएंगे रिलेशन उतना ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं तो जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है, रिलेशन की डिग्रेड्स हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, it is very time consuming process and difficult to normalize relation of a higher degree। अब ये डिग्री जो हमारे मैथ्स वाला डिग्री नहीं है, ये रिलेशनल मॉडल में एक टर्म यूज होती है डिग्री, ये वो डिग्री है। अगर आपके रिलेशन की डिग्री ज्यादा होगी तो उसमें क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मलाइज करना। Careless decomposition may lead to a bad database design leading to serious problem। मान लीजिए आपने अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं किया, केयरलेसली किया, तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इतना हमें समझ में आया कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसकी नीड क्यों हुई, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। अब चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म्स की। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो देखो। नॉर्मलाइजेशन वर्क्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेजेस कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती है और उन्हीं स्टेज को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। यहां से देखो एक क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहां पे टिक करना है सबसे पहला क्वेश्चन। या फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या चीजें रिमूव करता है, तो वहां पे आप उसके एडवांटेजेस को ध्यान रखना, एडवांटेजेस याद रहना रखोगे तो आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी होती है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, बीसीएनएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन सी हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, द नॉर्मल फॉर्म्स अप्लाई टू इंडिविजुअल रिलेशंस एंड द रिलेशन इज सेड टू बी इन पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म इफ इट सेटिस्फाइज कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं हम यहाँ पे कि एक रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हर नॉर्मल फॉर्म की अपनी कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उस नॉर्मल फॉर्म में है। और एग्जाम में इन कंडीशन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपको पूछ ले कि भाई फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन कौन सी है, या फिर आपको कंडीशन ही दे दे और पूछे कि ये नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म होती है। टोटल कितनी 6 नॉर्मल फॉर्म होती है, टोटल 6 नॉर्मल फॉर्म होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 4NF और 5NF। तो जो सबसे बेसिक होती है वो है आपकी 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो आपका रिलेशन गिवन होता है वो लगभग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ही गिवन होता है। अब यहाँ पे आगे देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ
कि कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगा। मतलब क्या नहीं रखेगा? एक से ज्यादा वैल्यू नहीं रखेगा। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, केवल सिंगल वैल्यू वो रखेगा। कोई भी एट्रीब्यूट क्या रखेगा? एक सिंगल वैल्यू ही रखेगा अपने पास। मल्टीपल वैल्यू अलाउड नहीं है। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी अलाउड नहीं है, या इनके कॉम्बिनेशन। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा मिलके एट्रीब्यूट्स बनते हैं उनको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो ये भी अलाउड नहीं है। मतलब कि भाई नाम भी है वन, सब कुछ वन 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 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एक टेबल है यहाँ पे आपके सामने, स्टूडेंट की टेबल है, उसकी आईडी मेंशन है, स्टूडेंट नेम है और सब्जेक्ट है। आईडी है 1 2 3, स्टूडेंट का नेम है ए बी और सी। इन्होंने सब्जेक्ट ले रखे हैं। स्टूडेंट ए ने भाई 2 सब्जेक्ट ले लिए, हिंदी कॉमा इंग्लिश। बी में भी 2 सब्जेक्ट है, संस्कृत और इंग्लिश, और सी का एक सिंगल ही है, इंग्लिश। तो यहाँ पे ये जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट सब्जेक्ट है इसके अंदर मल्टी वैल्यूड आ गया। मतलब कि हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई जो कि अलाउड नहीं है। संस्कृत और इंग्लिश यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ गई, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है। अब ये जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना, अगर वो टेबल उनके लिए सही नहीं है तो सबसे अच्छा मेथड यहाँ पे क्या होता है? टेबल को ब्रेक कर दो, एक से ज्यादा टेबल बना दो। उससे क्या होगा कि हमारी वो जो नॉर्मल फॉर्म है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इनको भी हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, इन हिंदी और इंग्लिश को दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदी एंड इंग्लिश, स्टूडेंट नेम एंड उसकी आईडी। फिर संस्कृत और इंग्लिश का भी 2 अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया, संस्कृत एंड इंग्लिश, यहाँ पे उनके नेम, यहाँ पे उनकी आईडी। थर्ड सी इंग्लिश, यहाँ पे सिंगल ही था। तो यहाँ देखो अब सभी कॉलम में सिंगल सिंगल वैल्यू है। इसका मतलब ये एटॉमिक वैल्यू हो गई और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें निकालना आ गया। चलिए, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी सेकंड यहाँ पे देखो आती है बात सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। भाई डिपेंडेंसी हो तो पूरी तरह से हो, पार्शियल का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे किसी भी टेबल में सबसे पहले ये देखो, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है तब क्या करोगे? पार्शियल डिपेंडेंसी अगर आ गई तो हमें क्या करना है? हमारी जो टेबल है उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? उसको डिवाइड कर देना है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है वो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये एक टेबल मेंशन है, एम्प्लॉय की है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय कोड, उसकी आईडी, एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे कोड, प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम हमने फिल कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि एम्प्लॉय कोड एंड प्रोजेक्ट आईडी आर दी प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब ये प्राइम एट्रीब्यूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो अभी आप फिलहाल ये देख लीजिए कि जो एम्प्लॉय कोड है और जो प्रोजेक्ट आईडी है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये बात हमें कैसे पता चल रही है ये बताओ। तो पार्शियल डिपेंडेंसी को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो प्राइम एट्रीब्यूट्स है ना, मान लीजिए ये 2 प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स बच गए वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करो। तब वो क्या होगी? वो फुल्ली डिपेंडेंसी होगी। अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए सिर्फ एम्प्लॉय कोड को यूज कर लिया, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एम्प्लॉय कोड को यूज कर लिया और आपने एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट कर लिया, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी को यूज करके आपने प्रोजेक्ट नेम फाइंड आउट कर लिया, तो भाई दूसरे की रिक्वायरमेंट कहाँ हुई?
दूसरा वाला कहेगा कि मेरी तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जब एक सिंगल से काम चल रहा है तो दूसरे वाला को बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती है कि प्राइम एट्रीब्यूट्स के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइम एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्राइम एट्रीब्यूट्स चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी प्राइम एट्रीब्यूट्स बने हैं वो सभी मिलके आपको वो दूसरा जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू देंगे। इतना आपको समझ में आया। सिर्फ मान लीजिए 5 प्राइम एट्रीब्यूट बना दिए, लेकिन तो आप एक एट्रीब्यूट से किसी दूसरे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट नहीं करोगे। अगर आप कर पा रहे हो तो वो क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। तो यहां पे देखो 101 एम्प्लॉय कोड है, ए एम्प्लॉय नेम है, मिल गया आपको ए एम्प्लॉय नेम, 101 है, ए एम्प्लॉय नेम है। फिर 102 आपने एम्प्लॉय कोड 102 टाइप किया, आपको एम्प्लॉय नेम पता चल गया। आपने 103 कोड टाइप किया, आपको एम्प्लॉय नेम पता चल गया। मतलब कि आप एम्प्लॉय नेम को इजीली एम्प्लॉय कोड से फाइंड आउट कर पा रहे हो। प्रोजेक्ट आईडी की यहाँ पे जरूरत नहीं लग रही, आपको नहीं लग रही ना, क्योंकि आप एक ही एट्रीब्यूट से उसको निकाल रहे हो। दूसरा देखो, प्रोजेक्ट आईडी है P03, उससे आपने प्रोजेक्ट नेम पता कर लिया। फिर P01 से दूसरा नेम पता कर लिया, P04 से उसका प्रोजेक्ट नेम, P02 से उसका प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट आईडी से आपने प्रोजेक्ट नेम पता कर लिया। इन दोनों को मिला के तो आपने कुछ फाइंड आउट ही नहीं किया, आप सिंगल सिंगल से ही वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये क्या हो गई, पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी आपको कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी हमें मिल गई। अब हम क्या, तो अब यहाँ देखो पार्शियल डिपेंडेंसी को हम कैसे रिमूव करेंगे। हम क्या कर देंगे, उनको टेबल में डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टेबल कैसे डिसाइड होगी, तो सबसे जो पहली टेबल है वो आप क्या करो, जितने भी प्राइम एट्रीब्यूट्स है उनकी एक टेबल बना लो। तो एम्प्लॉय कोड और प्रोजेक्ट आईडी, इनकी क्या बन गई, एक टेबल बन गई। अब जिस एट्रीब्यूट से जो मिल रहा था उसकी एक टेबल बना दो। एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय नेम मिल रहा था तो उसकी हमने सेकंड टेबल बना दी। प्रोजेक्ट आईडी से प्रोजेक्ट नेम मिल रहा था तो उसकी हमने थर्ड टेबल यहाँ पे बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 टेबल हमने बनाई है, एम्प्लॉय कोड, एक एम्प्लॉय नेम। अब इस टेबल में कितने प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो भाई एक ही तो है, एम्प्लॉय कोड, और एम्प्लॉय कोड से ही हमें एम्प्लॉय नेम मिल रहा है। तो ये टेबल आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई। सेकंड यहाँ पे एम्प्लॉय कोड से प्रोजेक्ट आईडी की एक टेबल, मतलब यहाँ पे दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो ये बात भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चल जाएगी कि भाई प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो टेबल है उसमें प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट आईडी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है एंड ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब सबसे सिंपल सी भाषा में समझो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है। आपके पास 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक प्राइम और एक नॉन प्राइम। ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे निकलते हैं, नॉन प्राइम और प्राइम। अब यहाँ पे देखो, प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट मिल सकता है, ठीक है, ये बात ओके है। लेकिन जो नॉन प्राइम से प्राइम नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ये बात गलत है। प्राइम एट्रीब्यूट में जितने भी प्राइम एट्रीब्यूट है उन सबको मिला के नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिलना चाहिए, तब ये चीज क्या कहलाएगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की। अब जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया,
तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पार्शियल डिपेंडेंसी तो रिमूव हो गई, लेकिन वहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अराइज हो जाती है। कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? ट्रांजिटिविटी की प्रॉब्लम आती है। ट्रांजिटिविटी को आप कैसे समझोगे कि एक रिलेशन है, मान लीजिए A टू C, ये क्या है? आपका एक रिलेशन है। अब यहाँ A को C तक जाने के लिए पहले उसको B पे जाना पड़ेगा, फिर वो B से C पे जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है? ट्रांजिटिविटी कहलाती है। पहले A कहाँ जाएगा? B के पास, फिर B कहाँ जाएगा? C के पास। तब क्या हुआ? A को C की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये चीज क्या हो गई? आपकी ट्रांजिटिविटी कहलाती है। अब इस पूरे रिलेशन में यहाँ पे A B के पास जा रहा है, लेकिन B A के पास नहीं आएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ट्रांजिटिविटी अगर हो गई, अब इस ट्रांजिटिविटी को कौन रिमूव करेगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमूव करेगी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशंस है भाई, वो भी देख लो। अब सबसे पहली कंडीशन है कि वो अपनी प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म में हो, तो थर्ड है तो वो सेकंड में होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। सेकंड यहाँ पे जो कहते हैं पॉइंट कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। क्या कहता है यहाँ पे? नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है ये कि भाई जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं वो प्राइमरी की के ऊपर ट्रांजिटिवली डिपेंड ना करे। फॉर ईच फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टेंड्स टू जेड, ये हमारे पास एक रिलेशन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिलेशन को समझो कि ये जो एक्स है इज ए सुपर की ऑफ द टेबल, या एटलीस्ट वन की बात हो रही है। Z इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। ये दोनों पॉइंट भी करेक्ट होने चाहिए कि भाई या तो X सुपर की है या फिर Z एक प्राइम एट्रीब्यूट है, या दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे वैलिड है। तो ये तब क्या बन जाएगी? ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको पॉइंट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी क्लियर करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप कोड, एम्प्लॉय सिटी, ये चार आपके पास एट्रीब्यूट है। अब मुझे एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय सिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब मैं 101 लिखूं और मुझे मॉडल टाउन मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं। अब मैं अगर 101 लिखूंगी तो मुझे ये बद्रपुर भी तो मिल सकता है, क्योंकि 101 दोनों के पास ही सेम सिटी है। इनको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? एम्प्लॉय नेम भी नहीं कर रहा, एम्प्लॉय नेम तो सेम है। इनको डिफरेंशिएट कर रहा है जिप कोड। तो एम्प्लॉय कोड 101 पहले जिप कोड के पास जाएगा, उसको एक जिप कोड मिलेगा, फिर वो उससे सिटी को फाइंड आउट करेगा। तो ये क्या हो गई यहाँ पे? ये ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी आ गई। एम्प्लॉय कोड से एम्प्लॉय सिटी डायरेक्टली नहीं मिल रही, जिप कोड की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे रिमूव करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कैसे रिमूव करेंगे? टेबल में डिवाइड कर दो। तो पहली टेबल जिनके बीच में ट्रांजिटिविटी नहीं है उनको रख लो, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जिप कोड। अब दूसरी टेबल भाई जिससे आपकी ट्रांजिटिविटी कहाँ से आ रही थी? जिप कोड और सिटी की वजह से ही तो हो रही थी। किस एट्रीब्यूट की वजह से हो रही थी? जिप कोड एट्रीब्यूट की वजह से। तो इसको हमने सेकंड टेबल में डिवाइड कर दिया, और अब यहाँ पे क्या हो गई? आपकी ट्रांजिटिविटी रिमूव हो गई। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो आपको पॉइंट याद रखना है, समझना है, वो है ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है कि भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसकी क्या कंडीशन है? X इज ए सुपर की ऑफ द टेबल या Z इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे बात समझो, सुपर की क्या होती है? सुपर की होती है सबसे मैक्सिमम वाला एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, जिससे आप मतलब कि
एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जिप कोड, एम्प्लॉय सिटी, इन चारों को मिला दो और एक सुपर की बन जाएगी, है ना। मैक्सिमम है भाई, सारे एट्रीब्यूट आपने उसमें रख तो दिए, अब इसके अलावा कोई एट्रीब्यूट तो बचा ही नहीं है, तो सारे एट्रीब्यूट रख दिए तो वो सुपर की बन गई। लेकिन क्या एम्प्लॉय कोड एक सुपर की है? एम्प्लॉय कोड सुपर की नहीं है, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन फेल हो गई, है ना, सुपर की नहीं है। अब चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जेड की। एम्प्लॉय कोड से आप एम्प्लॉय सिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, क्या एम्प्लॉय सिटी एक प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं, ये एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो जब दोनों ही कंडीशन फेल है तो मतलब ये ट्रांजिटिविटी है, यहाँ पे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इतना में समझ में आया कि वो कंडीशन क्या कहना चाह रही थी। अब यहाँ पे देखो, चलिए थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप एक बार क्लास को एक बार या दो बार रिपीट करके देखिएगा, अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा और उसमें बना के देखना, टेबल को सॉल्व करना, तब आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अगली देखिए कौन सी नॉर्मल फॉर्म आती है, BCNF। BCNF की फुल फॉर्म क्या है, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म। BCNF की फुल फॉर्म है बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म। इसकी कंडीशंस क्या है कि ये या तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है भाई कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। जो BCNF है वो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। इसके लिए जो डेफिनेशन है वो आप इसको समझ लेना, फॉर एवरी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टेंड्स टू वाई, X is the super key of the table. That means X cannot be a non-prime attribute if Y is a prime attribute. अब यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है, ये X tends to Y एक रिलेशन है आपका, और यहाँ पे X क्या है, एक सुपर की है। X सुपर की है मतलब कि सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर आ गए, सारे एट्रीब्यूट इसके अंदर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y आपका एक प्राइम एट्रीब्यूट है तो x नॉन प्राइम नहीं है। मतलब कि वही बात आ गई यहाँ पे कि आप नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से प्राइम एट्रीब्यूट पर नहीं जा सकते, ये बात ये हो रही है। अगर y आपका प्राइम एट्रीब्यूट है तो आप यहाँ पे x जो है वो नॉन प्राइम नहीं होगा। इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पे सबसे सिंपल सी भाषा में समझो, एक रिलेशन BCNF में कब होगा, जब उसके सभी एट्रीब्यूट क्या हो, कैंडिडेट की हो। क्या हो भाई, कैंडिडेट की हो, तब वो रिलेशन BCNF में होगा। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि ये एक बाइनरी रिलेशन है। अगर आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन आए और उसमें कहीं पे बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ हो तो आप BCNF का ऑप्शन टिक करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, ये हमारी रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन होती है। ये क्या कंटेन करेंगे, एटॉमिक वैल्यू। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, अ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी को बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की। ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स है ना, ये आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, उन्हीं की बात हो रही है। किस पे डिपेंड होने चाहिए, वो प्राइमरी की पे या फिर प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जहां तक मुझे लग रहा है अगर आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर नहीं है तो आप प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में कंफ्यूज हो रहे होंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखिए, अ रिलेशन मस्ट बी इन 2NF, और ट्रांजिटिविटी यहां से रिमूव कर दी जाती है। BCNF क्या है, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म, a stronger definition of third NF, or every determinant is a candidate key and it is a binary relation. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, इट इज इन बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म, नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, इफ इट इज इन 4NF,
It does not contain any joint dependency. Joining should be lossless. तो joint dependency या lossless वाला ऑप्शन किसके लिए है यहाँ पे? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए है। तो अभी हमें नॉर्मल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई है। जो आपके एट्रीब्यूट प्राइम नॉन प्राइम वाला कंफ्यूजन है वो अभी यहाँ पे दूर हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कैंडिडेट की। क्या स्टार्ट करेंगे हम? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? अभी हमने देखा सुपर की क्या थी? सुपर की थी कि जितने भी एट्रीब्यूट्स रिलेशन में गिवन है उन सब को मिला के एक की बना दो। 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, जितने भी एट्रीब्यूट्स है उन सब को मिला के भाई एक की बना दी और नाम दे दिया सुपर की। कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रहना चाहिए, तो क्या हो गया? वो सुपर की हो गया, मैक्सिमल हो गया वो, ठीक है, मैक्सिमम। और कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की होती है मिनिमम, मतलब कम से कम एट्रीब्यूट्स जो आपको क्या करे, आपके टपल को डिफाइन करे, आइडेंटिफाई करे, वो कम से कम एट्रीब्यूट का सेट क्या कहलाता है? कैंडिडेट की। और सुपर की क्या था? मैक्सिमम सेट था। तो मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। अभी तक हमें समझ में आया कि एट्रीब्यूट्स टू टाइप्स के होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम। अब इनको देख लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्राइम एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट भी कहते हैं। सबसे पहली बात, प्राइम एट्रीब्यूट को ही की एट्रीब्यूट कहते हैं। अब हमने कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली। कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके इंक्लूड हुए हैं ना, वो सब प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट की के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे? प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और जो कैंडिडेट की में नहीं है वो क्या कहलाएंगे? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे या नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, और अभी आपको पीछे वो नॉर्मल फॉर्म भी समझ में आ रही होगी जहां पे प्राइम और नॉन प्राइम की बात हो रही थी, ठीक है। अब ये प्राइम है नॉन प्राइम है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए कैंडिडेट की फाइंड करना सीख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन का नाम देख लो, ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 एट्रीब्यूट्स है। हमें ये 4 ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। अब ये मत समझिएगा कि मैम ने 4 ऑप्शन दिया तो एक ही फॉल्स होगा, नहीं, ये मैंने सिर्फ हमारा सीखने के लिए मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे डाले हैं। इनमें एक भी गलत हो सकता है, 2 भी गलत हो सकते हैं, सारे भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एक फाइंड आउट करके बताती हूँ। मान लीजिए CF कैंडिडेट की है मेरी यहाँ पे CF को मुझे फाइंड आउट करना है कि CF से मुझे क्या रिलेशनशिप मिल रहा है। तो चलिए CF से कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या है आपकी कैंडिडेट की? CF। अब यहाँ देखो C कौन सा रिलेशन है? C से कोई रिलेशन बन रहा है? C से रिलेशन बन रहा है G का। तो यहाँ से C से हम कहाँ पे चले गए भाई? G हमें मिल गया, G मिल गया। अब G से देखो, क्या G से कोई रिलेशन है? G से कहाँ पे क्या मिल सकता है आपको? A। तो G से A मिल गया। अब आगे देखो A, भाई A सिंगल यहाँ पे नहीं है, लेफ्ट साइड में ही देखना, राइट में नहीं। A यहाँ पे सिंगल नहीं है, कॉम्बिनेशन में है A B, तो B नहीं है मेरे पास। A F, यहाँ F नहीं है, ठीक है। तो A से अब कुछ नहीं बन रहा। नया एट्रीब्यूट कौन सा आ रहा है आपका? F आ रहा है। F से क्या मिला आपको? E। F से मुझे मिला E। E से कुछ मिल रहा है? E से कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, E का कॉम्बिनेशन देख लीजिए अब, DE, तो यहाँ पे D मेंशन नहीं है भाई। अब यहाँ पे AF यहाँ पे मेंशन है और AF यहाँ पे भी इंक्लूड हो गया है, तो AF से आपको मिल रहा है D, ठीक है, हो गया। आगे देखो AB, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो एक बार। स्टार्टिंग से क्या स्टार्ट कर लो कि भाई AB, यहाँ पे B नहीं है तो इस पे हम नहीं जा सकते। AF हो गया,
DE, क्या DE यहाँ पे मेंशन है? DE है और DE से कहाँ पे जा सकते हो आप? F पे जा सकते हो, तो DE से मैं F पे चली गई, लेकिन DEF ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, F यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आगे देखो, हो गया, सारे रिलेशन हमने यहाँ पे चेक कर लिए। अब यहाँ पे आंसर देखो, ACDEFG, ACDEFG मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका? करेक्ट है। अब उसी तरह से BG वाले को फाइंड आउट करके देखते हैं। BG से हमें क्या मिल रहा है वो देखो। सबसे पहले आपको B को स्टार्ट किया, B अकेला, B सिंगल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो B अकेला ही रह गया। फिर गए हम G के पास, G से हमें क्या मिल रहा है? G से हमें A मिल रहा है, A पे आ गए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले देख लो, क्योंकि सिंगल A तो अवेलेबल नहीं है, तो कॉम्बिनेशन में आपका फर्स्ट है AB, और AB से हमें क्या मिल रहा है? CD, तो यहाँ पे हमने लिखा AB से हमें मिला CD। नेक्स्ट रिलेशन पे आओ, C से क्या मिल रहा है? G ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे D यहाँ पे सिंगल अवेलेबल नहीं है। अब एक बार कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, F नहीं है वहां पर, DE नहीं है, C हो गया, F नहीं है वहां पे, G हो गया। तो अब ये हमारा फाइनल रिलेशन आया है। एक बार इसको मैच करके देखो, ABCDG, ABCDG करेक्ट रिलेशन मिल रहा है, तो मतलब ये भी क्या है आपका? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? AF। चलिए अब AF के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। AF के लिए क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले हमने A लिख लिया, A सिंगल पे कुछ नहीं है, F सिंगल पे क्या है आपका? E, और AF कंबाइन करने पे भी है यहाँ पे कुछ, D है। E पे क्या है? E पे कुछ नहीं मिल रहा है। कॉम्बिनेशन देखो, AB नहीं बन रहा, AF हो गया, DE पे F इंक्लूड हो चुका है, C है नहीं, FE इंक्लूड हो गया है, G अवेलेबल नहीं है। क्या रिलेशन हमारा फाइनल? AFED, और इसमें फाइनल रिलेशन देखो ये है, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब AB प्लस आप कैलकुलेट करके बताना कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे हमें चेक करना है, ये आपका रिलेशन गिवन है कि इन चार ऑप्शन में से कैंडिडेट की कौन है। कैंडिडेट की आपको बतानी है, जैसे ऊपर हमने रिलेशन बनाया सेम वैसे ही आपको कैंडिडेट की यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली इसने नाम दिया है AE, हम कैंडिडेट की फाइंड आउट कर रहे हैं AE के लिए। यहाँ पे AE हमने लिख दिया, A से क्या मिल रहा है हमें? B, तो A से हमें B मिला, E से क्या मिला? C लिख दिया हमें। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लो, BC से क्या मिलेगा आपको? E ऑलरेडी मेंशन है। फिर यहाँ पे D अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा फाइनल रिलेशन है। कैंडिडेट की के बारे में एक बात याद रखना, जब भी आप कैंडिडेट की फाइंड आउट कर रहे हो तो जो आपका जो रिलेशन आ रहा है, बन रहा है, उसमें सभी एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होने चाहिए। और सभी एट्रीब्यूट्स का मतलब ये जो आपके रिलेशन में मेंशन है, ABCDEFH, ये सभी हमारे यहाँ पे मेंशन होने चाहिए, जो कि नहीं है तो मतलब ये कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो ये क्या ऑप्शन हो गया? गलत। अब AE यहाँ पे है, AE यहाँ पे है, तो ये भी नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक कर लेते हैं AEH के लिए। AEH के लिए, तो AE के लिए हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था AEBC, और इसमें एक H और ऐड हो गया। क्या H यहाँ पे है? H नहीं है, अभी भी हमें रिलेशन पूरा नहीं मिला, हमें D नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए कैंडिडेट की क्या है? DEH फाइंड आउट करते हैं इससे। D से क्या मिलेगा हमें? A मिलेगा, ठीक है। A से क्या मिलेगा? B मिलेगा। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद क्या मिल रहा है हमें? E मिल गया। E से क्या मिल गया? C मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा H इसमें ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ABCDEH,
क्या रह गया एक, क्या रह गया एक, देखो अब इस रिलेशन में जो इंक्लूड नहीं हुआ वो है हमारा एफ। क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, एफ। तो मतलब ये भी आपकी क्या नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है। इसकी कैंडिडेट की क्या बनेगी, अब चलिए ये देख लेते हैं। तो इसकी कैंडिडेट की हमारी बनेगी डी ई एफ एच। अगर आप डी ई एफ एच करोगे तो आपकी कैंडिडेट की बन जाएगी। देखिए डी से क्या मिला था हमें, ए, फिर हमें ए से मिल गया बी, उसके बाद आगे देखिए हमारा आगे है ई से मिल गया हमें सी, एंड एच हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड एफ भी लिख दिया। तो अब हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो ये क्या हो गई हमारी फाइनल कैंडिडेट की इसकी बन गई। तो कैंडिडेट की निकालना हमें आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म बतानी है आपको इस रिलेशनशिप की, कि ये रिलेशनशिप कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो नॉर्मल फॉर्म जब आप फाइंड आउट करो तो सबसे पहले BCNF से स्टार्ट करना। मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप उसकी फाइंड आउट करना कैंडिडेट की। क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम इसकी कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की देखिए फाइंड आउट कर लेते हैं। कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे, पहले सिंगल से स्टार्ट कर लो ए। क्या आपको ए से सब कुछ मिल रहा है, ए से तो भाई मुझे ए सी ही मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा। बी से मिल रहा है कुछ, बी से आपको बी और डी मिल रहा है, तो भाई ये कैंडिडेट की नहीं है। अब दो एट्रीब्यूट को बना के देख लो, ए बी से क्या मिल रहा है आपको, ए बी से ए बी सी डी पूरा मिल रहा है। तो कैंडिडेट की क्या बन गई आपकी, कैंडिडेट की हो गई हमारी ए बी, कैंडिडेट की हो गई। अब कैंडिडेट की तो आपकी ए बी हो गई। BCNF क्या कहता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सभी कैंडिडेट की होने चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 एट्रीब्यूट्स है और ए बी हमारे पास कैंडिडेट की में तो केवल 2 ही एट्रीब्यूट्स है। मतलब ये ए बी आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स भी है। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं यहाँ पे, ए बी। तो ए बी हमारे 2 ही प्राइम एट्रीब्यूट्स है और सी डी आपके नॉन प्राइम हो गए। तो BCNF में तो ये नहीं है। उसके बाद हम कहाँ पे आए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक रिलेशन था x टेंड्स टू z, जिसमें कह रहा था कि x क्या हो, या तो x सुपर की हो या फिर z क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। यहाँ पे रिलेशन क्या है आपका, a टेंड्स टू c। रिलेशन क्या है आपका, a टेंड्स टू c। क्या a एक सुपर की है, नहीं है। b सुपर की है, नहीं है। c प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। d प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता। ठीक है भाई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी ये नहीं है, इतना हमें समझ में आ गया। चलिए अब चेक करेंगे हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो प्राइम एट्रीब्यूट्स आए हैं ए बी, उनके ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो ये तो अलग अलग डिपेंड कर रहे हैं, ए से सी मिल गया, बी से डी मिल गया, मतलब ये पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे है। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो बचा क्या, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये किस में है आपका, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वाले क्वेश्चन, सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना। जितनी भी कैंडिडेट की बनती है स्टार्ट करना आप सिंगल एट्रीब्यूट से। किससे स्टार्ट करोगे, सिंगल एट्रीब्यूट से, फिर 2 एट्रीब्यूट्स या फिर 3 एट्रीब्यूट्स जो भी उसमें मेंशन है उनसे आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। सुपर की भी फाइंड आउट कर लेना। इसकी सुपर की क्या बन जाएगी, इसकी सुपर की आपकी बनेगी ए बी सी डी, ये हमारी सुपर की बनेगी। फिर हम चेक करेंगे BCNF। BCNF का मतलब है कि सारे ही एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की में होने चाहिए। मतलब कि ए बी के साथ अगर सी डी भी होता तो ये क्या हो जाती, BCNF में हो जाती। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होनी चाहिए, जो हमारी कंडीशन है कि भाई वो सुपर सेट की हो और
या तो सुपर की हो या फिर वो प्राइम एट्रीब्यूट हो, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ट्रांजिटिविटी ना हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, उसमें क्या है, पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए जो आपकी प्राइमरी की या जो भी आपकी कैंडिडेट की बनी है उसके ऊपर। अगर उसमें भी नहीं है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास नॉर्मल फॉर्म के बारे में, जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैंडिडेट की क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने सीखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और फिर वहां पे भी अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।